ज्ञान वास्तु के ऑनलाइन क्लास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक पांडे हिंदी विषय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि इस वर्ष जो वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय में क्या संशोधन किया गया है वो बताने जा रहा हूं। कक्षा 10 में CBSE ने बहुत ज़्यादा सुधार किया इस वर्ष। आपका जो पेपर है हिंदी का वो आपका 80 नंबर का होगा। उसके लिए जो निर्धारित समय है वो 3 घंटे का समय निर्धारित किया है CBSE ने और अधिकतम जो अंक है वो 80 नंबर का है। पहले क्या होता था, पहले क्लास 10th में 14 क्वेश्चन टोटल होते थे, सेक्शन भी होते थे कई सारे। लेकिन इस वर्ष आपको जो वार्षिक परीक्षा में सेक्शन है हिंदी सब्जेक्ट में वो आपका सिर्फ 2 सेक्शन होंगे, एक आ और दूसरा बा सेक्शन, सिर्फ 2 सेक्शन होंगे। और जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो टोटल 17 क्वेश्चन होंगे। अभी 17 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 2 भागों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो है उसमें कुल 9 क्वेश्चन होंगे और खंड बा में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। खंड आ जो है वो वस्तु परक क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और खंड बा में वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक बहुत सावधानी से देखना है और मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना भी है, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहले आइए हम खंड आ की चर्चा करते हैं कि खंड आ में हमें क्या क्या आएगा, उसे कैसे करना है। तो पहले तो खंड आ में आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपठित गद्यांश होगा और आपठित काव्यांश होगा। तो आपठित गद्यांश जो होगा वो 5 नंबर में होगा और आपठित काव्यांश वो 5 नंबर, यानी आपठित के लिए आपके पास 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपठित गद्यांश वो आपका 5 नंबर का होगा और उस गद्यांश को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। जैसे पेपर अगर सामने आता है तो पहले जो नियम है, पेपर को शुरू से लेकर के अंतिम तक बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो जब भी हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो गद्यांश को शुरू से लेकर के अंतिम तक हमें उसे बहुत सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि उस गद्यांश पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या 5 होगी, सब 1-1 नंबर के होंगे। तो जब हम गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हर क्वेश्चन के आंसर को देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और कम समय में हम उस क्वेश्चन के आंसर को देंगे। और क्वेश्चन जब भी कॉपी में लिखेंगे बोर्ड के तो प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालेंगे। अगर हम मान लीजिए प्रश्न 1 मतलब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब उसमें मान लीजिए सेक्शन है आ बा सा दा या का खा गा घा, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ये जरूर लिखेंगे, जिससे जो एग्जामिनर कॉपी को चेक करे उसे चेक करने में जो है मदद मिले। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में प्रश्नोत्तर संख्या पता लगता है 2 है, उसको जल्दी में 1 लिख देते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खास अगर वो सॉल्व कर रहे हैं तो पता चलता है कि वो खा की जगह पे का लिख दिए हैं। इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से पेपर को सॉल्व करना है। तो पहले हम गद्यांश को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एक क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर हम जो है कॉपी में लिखने का काम करेंगे। और एक काम और करना है, जो पेपर आपका होगा पेपर को गंदा नहीं करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं उसके बाद बहुत सारा टिक लगा देते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। बोर्ड में अगर जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो आपको परेशान करेंगे, बार आपके खिलाफ वो कार्यवाही भी कर सकते हैं। इसलिए पेपर पे किसी प्रकार का कोई लिखा पढ़ी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप एक पेंसिल रखेंगे, एक बिंदु बना सकते हैं छोटा सा, जिसे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, जिससे पीछे वाला स्टूडेंट आपकी कॉपी न कर सके। वो संकेतांक आपको समझना है। तो पहल खंड आ का पहला क्वेश्चन गद्यांश होगा, आपठित गद्यांश, उसे सावधानी से पढ़ना है। उसके बाद उसके क्वेश्चन होंगे टोटल 5, उस 5 क्वेश्चन के आंसर को आपको कॉपी में लिख देना है। ये हो गया आपके खंड आ का पहला क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का होगा। अब जो खंड आ का दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका होगा काव्यांश, वो आपठित काव्यांश, यानी एक जो है एक आपठित गद्यांश होगा और एक आपठित काव्यांश होगा। तो आपठित गद्यांश 5 नंबर कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसके तुरंत बाद आपको काव्यांश मिलेगा, वो भी आपठित ही होगा, उसे भी बहुत सावधानी से पढ़ना है। और आपठित जो आपका काव्यांश होगा उसे पढ़ने के साथ साथ उसे समझना भी बहुत जरूरी है कि कवि किसके बारे में क्या कह रहा है, उसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक कविता का अर्थ आप नहीं जानोगे
तब तक उसका आप क्वेश्चन जो दिया होगा नीचे उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उस कविता को पढ़ना है, उसके सेंस को समझना है, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन को लिखना है कॉपी में। और कॉपी में लिखते वक्त फिर आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि प्रश्नोत्तर संख्या, उसके सेक्शन के नेम वो बहुत सही लिखे होने चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। पता लगता है का जो आंसर है वो खा में लिख के बैठते हैं, खा वाला आंसर का में लिख के बैठते हैं। ये सावधानी बरतनी है। तो पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, टोटल 10 नंबर वो आपका हो जाएगा खंड आ का। उसके बाद खंड आ में जो प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न होगा, पहला प्रश्न तो गद्यांश हो गया अपठित और दूसरा आपका काव्यांश अपठित। उसके बाद प्रश्न 3 जो होगा वो होगा आपका व्यवहारिक व्याकरण, यानी जब हम व्याकरण पढ़ते हैं वो व्यवहारिक व्याकरण के लिए 16 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो टोटल पेपर है वो 80 नंबर का 2 खंडों में डिवाइड है, आ और बा। आ में पहला प्रश्न 10 नंबर का, जिसमें पहला जो आपका अपठित गद्यांश 5 नंबर, दूसरा अपठित काव्यांश 5 नंबर 10 नंबर। इसके बाद प्रश्न 3 व्यवहारिक व्याकरण, ये टोटल आपका 16 नंबर का होगा। अब ये 16 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये पहला क्वेश्चन जो आएगा प्रश्न 3 का पहला 5 क्वेश्चन होगा, उन 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बहुत सारा ध्यान से आपको समझना है। प्रश्न 3 व्यवहारिक व्याकरण का पहला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहले क्या था कि क्वेश्चन अतुल्य में पूछ लिए जाते थे 1 नंबर के, ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन इस वर्ष आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं व्याकरण में। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। ये टोटल 5 होंगे संख्या में, लेकिन करना आपको 4 होगा, 1-1 नंबर के होंगे, उसे आपको सॉल्व करने हैं। अब जैसे सवाल उठेगा कि कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, तो हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे आपको उसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए व्याकरणिक क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए आ गया कि रचना के आधार पे वाक्य भेद है। अब दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन की हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। अब इसमें ऑप्शन दिया है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। अब इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डालेंगे, उसके बाद उसे आंसर में लिख देंगे। इसी तरह से आपके 5 प्रश्न दिए होंगे, 4 आपको करने हैं। इसी तरह से दिया होगा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मैंने एक वृद्ध की सहायता की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब ये 4 ऑप्शन आपके, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसे चुनना है और उसे कॉपी में लिख देना है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपके आएंगे व्याकरण के। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होंगे, पहला क्वेश्चन होगा, उसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए होंगे, चारों करने हैं, वो आपके 4 नंबर के हो जाएंगे। इसी तरह से आपके फिर अगला जो क्वेश्चन होगा वो प्रश्न चौथा वो वाच्य परिवर्तन से होगा। वाच्य परिवर्तन के भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 दिए होंगे, 4 करने होंगे। उसमें भी ऑप्शनल ही पूछा जाता है। उसमें भी मान लीजिए कि अब वाच्य परिवर्तन का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। अब ऑप्शन दिए हैं आपके कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। मान लीजिए जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन, उसके बाद जो सही है उसको लिख देंगे। इसी तरह से 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे वाच्य से संबंधित। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 5 है रेखांकित पद का परिचय। आप पढ़ते हैं ग्रामर में रेखांकित पद का परिचय। ये भी 5 क्वेश्चन होंगे, 4 करने हैं। ये भी बहुविकल्पीय ही होंगे। जैसे मान लीजिए अब आपका 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प। प्रश्न 5 में मान लो दिया है सूरदास ने सूरसागर की रचना की। सूरदास ने सूरसागर की रचना की। रेखांकित पद का परिचय है। अब इसमें
लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। इसके बाद से दिया है चौथा जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। अब आपको जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन का नाम लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालना है और उसे लिख देना है। इस तरह से आपका वाच्य से संबंधित हो गया प्रश्न 4। फिर प्रश्न 5 रेखांकित पद का परिचय हो गया। इसके बाद प्रश्न 6 में हम आएंगे। तो प्रश्न 6 दिया, इसमें आपको प्रश्न 6 में रस के बारे में पूछा जाएगा। तो रस में भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे लेकिन 4 ही आपको करने, तो वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। छात्रों की सुविधा के लिए इस वर्ष बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। पहले ऐसी सुविधा नहीं होती थी, पहले ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता था, उसका आंसर आपको लिखना होता था, लेकिन अब की बार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब इसमें अगला जो रस से संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव। क्वेश्चन है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं शांत रस, करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। अब जिस रस का स्थायी भाव निर्वेद है उस ऑप्शन का नाम और प्रश्नोत्तर संख्या लिख करके कॉपी में उसे आपको लिखना है। एक चीज और ध्यान देना है कि व्याकरण जो होता है वो आपको एकदम एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए व्याकरणिक जो आपको हमने अभी पाठ बताया कि ये जो आपका प्रश्न 3 से व्यवहारिक व्याकरण है 16 नंबर का है, अगर हमने सब क्वेश्चन को सही किया हुआ है तो 16 का 16 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटता व्याकरण से। बाकी और जगह आप लाख मेहनत कर लो 1-2 नंबर तो कट ही जाता है, लेकिन व्याकरण में फुल का फुल मिलता है। इसलिए व्याकरण के प्रश्नों को हल करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि वो आपका नगद नंबर है, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होनी है। और साथ साथ और बता दें आपको, अगर सही हुआ तो फुल का फुल, और अगर गलत हुआ तो 0 नंबर। और जगह पे क्या है कि आपको 0 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन व्याकरण में ऐसी सुविधा है। तो व्याकरण में बहुत सावधानी बरतनी है। इसके बाद रस के बाद आपका प्रश्न 7 जो आता है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होता है। 14 नंबर निर्धारित किए गए हैं पाठ्य पुस्तक से, जिसमें एक गद्यांश आता है। उस गद्यांश को पढ़ करके उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। क्योंकि गद्यांश पढ़ा हुआ आएगा इसलिए प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। 5 नंबर के आएंगे, वो उसे आपको देना होगा क्वेश्चन का आंसर, वो आपको 5 नंबर मिल जाएगा गद्यांश में। गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं आपको। इसके बाद प्रश्न 8वां है जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पाठ्य आपके पढ़े हुए प्रश्नों के जो आपने प्रश्न पढ़ा होगा गद्य खंड में, वह बहुविकल्पीय रूप में पूछा जाएगा। वो आपका 2 नंबर का होगा, वहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और इसी तरह से प्रश्न 9 पद्यांश है, वहाँ भी आपको पढ़ा हुआ पद्यांश है, उसे आप उस आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ भी आपको 5 नंबर मिलने का सुविधा है। और प्रश्न 10 जो है वो है पद्य पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, वहाँ भी आपको 2 नंबर मिलना है। यानी कि ये 14 नंबर आपको पाठ्य पुस्तक से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका खंड आ यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यानी खंड आ में जो टोटल आपके प्रश्नों की संख्या है वो 10 है। यानी 10 प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो आपको 40 नंबर मिलेगा। यानी खंड आ 40 नंबर का और खंड बा 40 नंबर का, दोनों मिला देंगे तो 80 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं खंड बा की। खंड बा में जो प्रश्न नंबर 11 है उसमें पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 इसमें 20 अंक निर्धारित किए गए हैं पूरक पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक से। तो 20 नंबर में प्रश्न नंबर 11 जो है इसमें गद्य के प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे और जिसके जवाब आपको 25 से 30 शब्दों में देना। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी लेकिन अब आपको दी जा रही है। तो गद्य के प्रश्नोत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में उसका आंसर देना है। 4 क्वेश्चन 2 नंबर के, 8 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। प्रश्न नंबर 12 पद्य के प्रश्नोत्तर होंगे, इसका आंसर आपको 60 से 70 शब्दों में देना है। 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, यहाँ आपको 6 नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से प्रश्न नंबर 13 है,
इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे लेकिन 2 ही करने होंगे। यहाँ पे आपको 40 से 50 शब्दों में ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वो प्रश्न आपके कृतिका से दिए गए होंगे। 3 प्रश्न दिए होंगे उसमें से 2 ही प्रश्न करने होंगे। कृतिका से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 40 से 50 शब्दों में उसका आंसर आपको देना है। जो आपका 2 क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 6 नंबर आपको वहां मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है लेखन। अब लेखन जो है 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो है आपके अनुच्छेद लेखन, यानी अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद लेखन पढ़ाया जाता है। ये आपका 5 नंबर का होगा। अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का होगा। वो आपको कोई एक करना होगा। जैसे आपका निबंध पहले आता था, तो निबंध इस वर्ष नहीं पूछा जा रहा है, आपका अनुच्छेद लेखन ही पूछा जा रहा है। अनुच्छेद लेखन में 3 होंगे, उन 3 में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब वो अनुच्छेद लेखन है 14, उसमें परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, उसमें विकल्प दिया होगा, कोरोना वायरस संक्रमण बचाव, लॉकडाउन के प्रभाव, जंक फूड क्या, उसमें से कोई एक, तो 5 नंबर वहां आपका 14 वाले क्वेश्चन में निर्धारित किया गया है। और फिर आपके प्रश्न नंबर 15 जो है वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन में 5 नंबर आपको निर्धारित किए गए हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई एक आप करिएगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर प्रश्न नंबर 16 है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्दों में आपको करने हैं, 5 नंबर का आता है। विज्ञापन पर विशेष ध्यान देना है, उनके शब्दों के चयन पर, उनके चित्र पर। और जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, वो बधाई पत्र या भावपूर्ण संदेश। किसी के जन्मोत्सव पे बधाई पत्र देना या किसी को भावपूर्ण संदेश देने के लिए भी आपको एक पत्र लिखना होगा, वो भी 5 नंबर का होगा। इस तरह से आपके खंड बा भी आपके 40 नंबर के होंगे। यानी खंड बा में पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न, उसके अलावा लेखन में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और बधाई पत्र, ये आपको लिखने होंगे। इस प्रकार से आपका टोटल 80 नंबर का जो पेपर है वो ये आपके सामने हमने आपको बता दिया है। लिखने में आपको सिर्फ सावधानी इतना करना है कि अगर 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं तो उसे 5 नंबर में ही लिखें। ऐसा नहीं कि पता लगा 5 नंबर का क्वेश्चन 1 पेज लिखना तो आप 2 पेज लिख के बैठ जाइए। जो निर्धारित है वही करना है। ये जानकारी आपको हिंदी विषय में दी गई, जो इस वर्ष 2020-21 में संशोधन हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।